सबसे पहला क्वेश्चन है, जब एक पर्सन ब्रीथ करता है, ठीक है, तो मतलब इनहेलेशन सांस लेता है, तो क्या होता है उसके रिब्स और डायफ्रागम में, ठीक है ना। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि लिफ्टेड रिब्स और कर्व डायफ्रागम, ठीक है ना, इस तरीके से। और चार ऑप्शन दे रखे हैं कि रिलैक्स रिब जो है थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है या क्या होता है। तो देखो इतना तो पता है हमें कि सांस लेते हैं तो रिब्स जो है वो फूलती हैं, लिफ्ट होती है, रिलैक्स नहीं होती। तो ऑप्शन ए और बी में से है। अब आपको वो सोचना है कि इसके साथ साथ जो है वो डायफ्रागम कर्व्ड हो जाता है या फ्लैटेंड हो जाता है, वो आपको याद रखना है। ऑप्शन ए या बी, क्या आपको लगता है? आपको ऑप्शन लगाना है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे क्या कहता है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो उस केस में जो हमारी रिब्स है वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, और जो डायफ्रागम है वो नीचे की तरफ जाता है और फ्लैट हो जाता है। चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, और एयर क्योंकि लंग्स में जाती है इसलिए चेस्ट थोड़ी बड़ी होने लग जाती है। सो जो लिफ्टेड रिब्स है वो होगा और डायफ्रागम थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। बाकी ए क्यों गलत है? क्योंकि उसने बोला रिब्स आर लिफ्टेड, वो सही है, लेकिन डायफ्रागम जो है ना वो कर्व नहीं होता, वो फ्लैट हो जाता है, बस इसीलिए, ठीक है ना। चले आगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक पर्सन है, उसमें जो ट्यूबल पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो फंक्शन नहीं कर रहा, तो यूरिन बनाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। कहता है यूरिन बनेगा नहीं, या क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रभाव वो अनअफेक्टेड रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या यूरिन थोड़ा डाइल्यूटेड होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ऐसा समझ लो कि बढ़िया अच्छे ज्यादा गंद निकलेगा, या फिर डाइल्यूटेड रहेगा मतलब वाटर ज्यादा रिलीज हो रहा है और यूरिन में गंद ज्यादा नहीं निकल रहा जो बॉडी से बाहर होना चाहिए। तो आपको बताना है व्हाट विल हैपन उस केस में। बिल्कुल सही ऑप्शन डी होगा, यूरिन जो है ना वो ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखो सबसे पहले हम नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ये लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, और उसमें कौन से पार्ट का है? ये किडनी वाले पार्ट का, यानी कि एक्सक्रीशन लास्ट वाले पार्ट की बात हो रही है। उसमें नेफ्रॉन के पास दो चीज होती है, ग्लोमेरुल्स, ठीक है ना, और ट्यूबल, ठीक है ना। ग्लोमेरुल्स में फिल्ट्रेशन होता है और ट्यूबल्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये जो ट्यूबल है इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर दो पार्ट होंगे। सबसे पहला ग्लोमेरुल्स में जाता है, वहां पे फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद कुछ हिस्सा वापस ऊपर शरीर में फिल्टर के बाद देखो आया किडनी में, हिसाब किताब सही होगा, मतलब साफ होना है। साफ होने के बाद कुछ हिस्सा वापस चला जाएगा पानी ऊपर शरीर के अंदर, ब्लड वापस से फिल्टर हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो नीचे चला जाएगा वेस्ट रिलीज होने के लिए। तो ट्यूबल पार्ट का जो काम होता है ना, वो क्या काम होता है? रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। ग्लोमेरुल्स का फिल्टर करने का काम होता है, इसका काम होता है रीएब्जॉर्ब करना, वापस से शरीर में वापस भेज देना, ब्लड वापस से बनेगा, ठीक है ना, पानी को ऊपर भेज देना। तो ट्यूबल्स जो है ना वो पानी को रीएब्जॉर्ब करता है और यूजफुल सब्सटेंस को बनाता है, ठीक है ना। अगर ट्यूबल्स काम करना बंद कर देगा तो रीएब्जॉर्ब करना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्यूबल रीएब्जॉर्ब करता है वाटर को और यूजफुल सब्सटेंस को। अगर ट्यूबल मान लो काम करना बंद कर दिया तो रीएब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, और ज्यादा पानी जो है ना वो यूरिन में रह जाएगा। तो यूरिन जो है ना वो उस केस में डाइल्यूटेड हो जाएगा। मतलब यूरिन के अंदर यूरिन है मान लो फॉर एग्जांपल, और उसके साथ क्या है? वाटर है ना। अब ऊपर पानी ज्यादा जा नहीं रहा, मतलब दो चीज हो रही है ना। जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, दो चीज है, वाटर, और वाटर के अंदर थोड़ा गंद है। गंद आपको क्या होना है कि एक काम है फिल्टर का, फिल्टर यूरिन को मतलब इन दोनों को थोड़ा प्योरीफाई करता है। उसके बाद जो बचा हुआ हिसाब किताब, इसमें से थोड़ा सा रीएब्जॉर्प्शन का काम होना है। रीएब्जॉर्प्शन में यूरिन और बढ़िया से निकलेगा अलग जगह, और वाटर ऊपर चला जाएगा, है ना, जो भी फिल्टर हो गया। अब ये काम तो ढंग से चल नहीं रहा रीएब्जॉर्प्शन का। तो जब रीएब्जॉर्प्शन का काम ढंग से चल नहीं रहा तो उस केस में ये जो पानी ऊपर जाना था हमारे शरीर में वापस इस्तेमाल होना था वो हो नहीं पाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। दोनों दोनों यानी कि वाटर और यूरिन दोनों नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब यूरिन के अंदर पानी की मात्रा भी अच्छी खासी है। यूरिन सिर्फ यूरिन नहीं है ना, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ज्यादा डाइल्यूटेड है। दो वर्ड होते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें गाढ़ापन ज्यादा हो, और डाइल्यूटेड मतलब उसमें उस चीज का गाढ़ापन कम हो, तो यूरिन डाइल्यूटेड हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। राजेश ने नोटिस करा कि एक पॉटेड प्लांट है, उसको विंडो पे रख रखा है और वो दिखा रहा है कि वो सनलाइट की तरफ बेंडिंग कर रहा है। तो ये किस वजह से हो सकता है? कि ज्यादा ग्रोथ जो है वो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन हॉर्मोन्स की वजह से, या फिर मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन हॉर्मोन, या फिर मोर ग्रोथ इन इट, हाँ ये बढ़िया हो गया, रीजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ साइटोकिनिन। अब दो हार्मोन है, एक तो ऑक्सिन हार्मोन है और एक तो साइटोकिनिन हार्मोन है। तो सबसे पहले तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन ए और बी में से होगा या सी और डी में से होगा, बताओ आप। ए और बी में से, ए और बी में से, ये चीज क्लियर है। ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट के लिए। तो अब भाई खुद सोचो, सनलाइट है यहाँ, तो सनलाइट अब यहाँ पे अपना ये पौधा है, ये पौधा अगर सनलाइट की ओर जाना चाह रहा है इस तरीके से, तो डिफ्यूजन जो हो रहा है वो एक तरीके से ग्रोथ जो हो रही है ना, वो उसके मतलब सनलाइट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है, या फिर एक तरीके से ग्रोथ जो है ना वो उस रीजन में हो रही है जो लाइट से दूर है, वहां पर डिफ्यूजन हो रही है, या फिर वो जो ग्रोथ हो रही है वो उस रीजन में हो रही है जहां पर डिफ्यूजन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सनलाइट है, तो सर अब प्लांट के जैसे दो पार्ट होते हैं, एक फॉर एग्जांपल ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो जो ये वाला पार्ट है ये सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये इस वाले पार्ट की वजह से हो रहा है, या फिर उस वाले पार्ट की वजह से हो रहा है जो दूसरी तरफ है, या फिर जो सनलाइट के पास है वो उसके टुवर्ड्स जाने की कोशिश कर रहा है। कौन जाने की कोशिश कर रहा है, इसको बताओ। यानी कि ऑप्शन ए या बी में से कोई एक आंसर है। बी होता था, क्योंकि हम पढ़ते थे जो अवे वाला होता है ना, दूर वाला, वो पार्ट जैसे ये तो ऑलरेडी ग्रोथ लेके बैठा है ना कि हाँ मैं तो ऑलरेडी सनलाइट के टुवर्ड्स जा रहा हूं, जो अवे वाला पार्ट होता है ना उस तरफ ग्रोथ होनी शुरू होती है ताकि उस तरफ हम जा सके, समझ रहे हो। तो रीजन जो होता है ना, ज्यादा ग्रोथ अवे वाले पार्ट में होती है जो लाइट से दूर है, डिफ्यूजन की वजह से। ये वाला पार्ट उसको ज्यादातर उधर जाने के लिए प्रभावित करेगा कि उधर चल ताकि मुझे भी ग्रोथ मिल सके, समझ रहे हो। इस तरीके से पढ़ लेता हूं। जब भी लाइट फॉल करती है एक प्लांट पे एक साइड से, तो जो प्लांट है वो फोटोट्रोपिज्म दिखाता है, यानी कि ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं इसे। और हार्मोन जो होता है ना ऑक्सिन, वो इसे कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ऑक्सिन जो होता है वो मूव करता है और कलेक्ट करता है, मूव करता है और कलेक्ट करता है शेडेड साइड को, जो लाइट से दूर है उस साइड को मूव करता है। यानी कि ये वाली साइड, अगर सनलाइट यहाँ और पौधा इस तरीके से, तो ये साइड है, तो ये वाली जो साइड है, जैसे मान लो पेड़ की ये वाली साइड, यहाँ ज्यादा सनलाइट आ रही है, जो सनलाइट के दूर है ये वाली साइड, इसमें ज्यादा ग्रोथ आपको नजर आएगी ताकि वो उस तरफ जा सके। वो कहेगा कि भाई न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा किस वाली साइड को, इस वाली साइड को, तो ग्रोथ करा के कहेगा चल इधर, इस तरीके से, समझ रहे हो। ठीक है, दूर वाला पार्ट अट्रैक्ट करता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सेरिबेलम का, ठीक है ना। सेरिबेलम जो है वो ब्रेन के अंदर कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस बॉडी के, और इनमें से कौन सा एक्शन कंट्रोल किया जाता है सेरिबेलम के द्वारा, ये आपको बताना है। हार्ट बीट इनवॉलेंट्री है एंड इट इज कंट्रोल बाय मेडुला, ठीक है। सेकंड, ब्लिंकिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। सी वाला जो मुंह में पानी आ जाना, जैसे ही मैं बोलूँ कि भटूरे वटूरे मंगा रहे हैं तो मे भी हो सकता है सोनू के मुंह में पानी आ जाए, तो वोटरिंग आना है ना, सलाइवा आना। सलाइवा भी बेटा एक तरीके से इनवॉलेंट्री, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मुंह में पानी आ गया तो आ गया। तो फिर ये जंपिंग फ्रॉम अ हाइट रह गया, ठीक है ना, जंप, हाइट से एक जंप लेना, ये सेरिबेलम है, ठीक है ना। सेरिबेलम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सेरिबेलम जनरली आपकी बॉडी में बैलेंस करना या कोऑर्डिनेट करना या वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करना, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करना, जैसे आप जंप ले रहे हो, ठीक है ना, तो है ना आपका जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन, तो जंप लेना हाइट। अब आपको पता है आप जंप ले रहे हो तो आप खुद से करना चाह रहे हो ना, तो वो चले आगे। करेक्ट सीक्वेंस बताओ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस का, प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, और क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा, यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले गैमेट है, गैमेट से जायगोट बनता है, ठीक है ना। वैसे ये भी हो सकता था गैमेट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद जायगोट नहीं बनता, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर सीडलिंग होती है। प्लांट का केस था तो सीडलिंग। इसने बोला कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है इकोसिस्टम में, ऑप्शन सी है भाई, ध्यान से सुनो। आप लोग एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड करते हैं, सही बात, लेकिन प्लांट डिपेंड नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल रही है प्लांट को, एनिमल से ही तो मिल रही है,
अगर एनिमल्स होंगे ही नहीं सराउंडिंग्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसने बोला था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बैलेंस्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता ही क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स और आसपास की सराउंडिंग बायोटिक अबायोटिक सब मिलके जीव जंतु चले। तो इसीलिए उस केस में तो फिर प्लांट्स एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे और उसके साइड बाय साइड हम अबायोटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये ऑप्शन सी गलत है, ठीक है ना। चलो बाकी इंटरकनेक्टेडनेस फूड चेन्स, तो ये सही है। और इंटरडिपेंडेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? अच्छा हाँ, डी नहीं समझाया। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिटीज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम, जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम है उसके अंदर कम्युनिटीज आती हैं मेड ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल तो है, कम्युनिटीज मतलब अलग अलग जात प्रजात ऑर्गेनिजम्स की, तो वो होती हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम में। हाँ अलग अलग होने चाहिए ना जीव जंतु, सारे सेम तरीके के थोड़ी ना होंगे, तो अलग अलग तरीके के जीव जंतु होने चाहिए, वो बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाएंगे। सही बात है। तो एक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को दो जने खाते हैं, अगर किसी को एक ही जना खाता होगा तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा ना। दूसरा अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक ए है और उसको बी खा रहा है, तो अब ए को सिर्फ बी खाता है, अगर बी खत्म हो गए तो ए को प्रॉब्लम, या ए खत्म हो गए तो बी को प्रॉब्लम। तो ए के साथ यहाँ पे सी भी होना चाहिए ना, इस तरीके से कि अगर कल को बी नहीं हुआ तो सी खा लेगा, है ना। तो इसीलिए जो है अलग अलग पॉपुलेशन होनी चाहिए जीव जंतुओं की, कम्युनिटीज होनी चाहिए अलग अलग, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट भी सही थी, सिर्फ सी स्टेटमेंट गलत है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये भी अपना इसी चैप्टर से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा फॉलोइंग फीचर है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना वो एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, परसिस्ट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस समझते हो? वो भी कूड़ा करकट, सब्जियों का कूड़ा, ये सब चीजें। तो कह रहा है ये ब्रेक डाउन होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो नहीं, ये बैक्टीरिया और फंगाई इन सब से क्या कहते हैं डिकम्पोज होते हैं, पहला। दूसरा रिमेन इनर्ट, तो क्या कहते हैं ये एक फीचर नहीं होता, ठीक है ना, इनर्ट रहने वाला, मतलब कुछ समय, मतलब ये एक तरीके से हो ना डिकम्पोज ना होना, वो कह रहा है। तो ऐसा नहीं होता, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और लंबे समय तक ये परसिस्ट करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और ऑप्शन डी जो है ये इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, तो ये बात भी गलत है इकोसिस्टम। तो ऑप्शन ए सही है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन होते हैं। वो सॉरी, हाँ गलत है ये बात, मतलब सॉरी ये सही है, ठीक है ना। क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जैसे कि काउ डंग या वो सब ना बैक्टीरिया फंगाई से होना होता है, ठीक है। चलें आगे। एसर्शन रीजन है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज समझना, परफेक्ट पेयर का मतलब क्या होता है? नहीं, परफेक्ट का मतलब जरूरी नहीं है सेम हो। आप कैसे कह सकते हो? ये भी तो परफेक्ट हो सकता है, मतलब ये तो बढ़िया है ना, दोनों क्या कहते हैं वो ला के दे रहे हैं, एक लड़के को भी सुन भी दे रहे हैं क्योंकि बेस्ट पेयर है। इसे भी तो आप बेस्ट कह सकते हो। परफेक्ट इन द सेंस, परफेक्ट का मतलब थोड़ा ना हुआ सेम हुआ। आप कैसे कह सकते हो? ये अगर मान लो हर जगह एक्स एक्स ही हो तो पूरे जमाने में लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो जाएंगी, फिर तो खत्म है ना आबादी, क्योंकि कभी कल को लड़के पैदा होंगे नहीं। तो ना तो हम इसे परफेक्ट पेयर कह सकते, ना इसे परफेक्ट पेयर कह सकते। ह्यूमन फीमेल का ना तो कोई परफेक्ट पेयर होता ही नहीं है, फीमेल मतलब फीमेल का जो एक परफेक्ट पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स का, नहीं ये नहीं है। अरे पर हाँ इसने यार फीमेल लिख दिया ना यार, इसने तो सही है, फिर तो ठीक है, इसने तो फीमेल वर्ड यूज कर लिया, फिर तो ठीक है भाई असर्शन। और रीजन सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करते हैं, ह्यूमन मेल इन जायगोट डिसाइड द सेक्स, बिल्कुल असर्शन रीजन दोनों ठीक है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैं फीमेल नहीं देखा, फीमेल परफेक्ट पेयर है। चलो आगे नेक्स्ट, अगला ये भी बेटा उसका ही है, फूड चेन है। एनर्जी विच पासेस टू द हर्बिवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। अगर एक बार हिरण में चला गया या मेंढक में या किसी भी जो घास फूस खा रहे हैं, तो वो वापस ऑटोट्रॉप्स के पास नहीं आएगी एनर्जी, और ये इसका रीजन है। एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात। हर्बिवोरस जो है वो वापस ऑटोट्रॉप्स को नहीं जाता,
और आपको इसका रीजन भी बिल्कुल सही दिया है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, वापस नहीं आता, है ना। तो असर्शन रीजन दोनों ठीक है और उसका बेस्ट एग्जांपल है। एक एक रोल बताना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विली का। ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी फूड के अंदर होता है उसको मारता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिडिक मीडियम बनाता है स्टमक में, ठीक है ना। और पेप्सिन हेल्प करता है कि पेप्सिन एंजाइम्स एक्टिव हो सके फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन के लिए भी काम करने के लिए मदद कर देता है। बाकी विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, छोटी आंतड़ियों में पाए जाते हैं। ये जनरली सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। खून के अंदर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, उसके लिए। कहता है इनमें से कोई सा भी अटेम्प्ट करो, आओ आगे कुछ चलते हैं बेटा। अपने को कहता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कुछ भी नहीं है, ब्लड पास करता है आपके हार्ट में ट्वाइस, 2 बार। आपको पता है 4 चेंबर्स होते थे, तो एक बार यहाँ पर साफ खून आता है और फिर यहाँ पे गंदा खून आता है ऊपर से और फिर वापस चला, तो डबल सर्कुलेशन कहलाता है बेटा। एक बार पल्मनरी सर्कुलेशन और एक बार जो है बॉडी में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है, बाहर जाने वाले को। बाकी वाई सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल। भैया लेफ्ट और राइट दोनों सेपरेट करके रखना क्यों इस्तेमालफुल है, तो कहता है देखो एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक में डीऑक्सीजनेटेड, दोनों मिक्स ना हो जाए, इसीलिए दोनों को अलग रखना बेहतर है। कहता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके 3 चेंबर हैं, बताओगे भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके 3 चेंबर होते हैं। एम्फीबियंस, जैसे कि हाँ बिल्कुल सही, जैसे फ्रॉग कह सकते हो या फिर रेप्टाइल्स आप कह सकते हो, बिल्कुल सही। बाकी ठीक है, ध्यान रखना बेटा। और इनके पास 3 चेंबर इसलिए हैं क्योंकि इनके पास कोई बहुत ज्यादा एनर्जी की इनको जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी की, ठीक है ना। कुछ मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की भी इनके अंदर हो जाती है, मिक्स कर जाते हैं इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। और उनका जो बॉडी रिक्वायरमेंट है ना वो नॉर्म इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनसे थोड़ा रिक्वायरमेंट इनका कम है, तो इसीलिए इनके पास 3 चेंबर्स के से काम चल जाता है। चले आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12वां है। भाई कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, ओ भाई ज्यादा हैं। आओ अभी अपन 12वें पे आए ना। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना। नेम द टर्म यूज फॉर मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसा अब देखो ये तो बहुत आसान है कि जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया फंगाई से नेचुरल चीजें थी डीकंपोज हो जाती थी, तो ऐसे जो नहीं हो पाती उसे क्या कहोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहोगे, ठीक है ना। क्यों, वो हार्मफुल होती है हमारे इकोसिस्टम, वो एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक रहती है, वो पोल्यूशन फैलाती है, और वो अगर हमारे फूड चेन में भी घुस गई तो वो कौन सा क्या कर देती थी, बायो मैग्निफिकेशन कर देती है, याद रखना, ठीक है ना। और वो एनिमल्स को भी हार्म करती हैं अगर उसको स्वेलो कर लिया, निगल लिया तो, है ना। चलो आगे चलें। इसके बाद कहता है पर्टेन करोगे अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता था, हाँ, और बाकी हार्मोनल सिस्टम को भी ये थोड़ा कंट्रोल करता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको कहता है कि व्हाट विल यू इंटरप्रेट, अगर आपने ऑब्जर्व करा एक स्वलन नेक, अगर आपके क्या कहते हैं लिविंग इन द पीपल लिविंग, मतलब जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनकी जो नेक होती है थोड़ी सी सूजी मतलब स्वेलन हुई पड़ी होती है, और ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन टेक प्लेस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का जब चाइल्डहुड चल रहा होता है, और बाकी फेशियल हेयर डेवलप होते हैं 13 साल की उम्र में। ये 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, मैं एक एक करके करता हूँ। थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है और उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, हाँ, गोइटर, ध्यान रखना। थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायराइड होता है ना, थायराइड, उसमें जनरली आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए रहता है, आयोडीन, ठीक है ना। आओ पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज, अगर ऐसा हो जाता है गांव में कह रहा हूँ, जंगल कह रहा हूँ, पहाड़ों में अगर लोगों को, तो वो कंडीशन जनरली गोइटर कहलाती है, जिसमें उनका गला ऐसा फूला हुआ हो जाता है। तो डेफिशिएंसी जो है ना आयोडीन की, वो आयोडीन की कमी होती है, इस वजह से होता है, ठीक है ना। आयोडीन जनरली जरूरी होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, और अगर आयोडीन कम है तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड जो है ना वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि जो स्वॉलन नेक अगर आपको नजर आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ थायराइड ग्लैंड, और वो आयोडीन की कमी की वजह से है, ठीक है ना। दूसरा, ओवर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड के दौरान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं कंडीशन, वो क्या कहलाती है, ठीक है ना, जायगेंटिज्म कहलाता है। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर देता है, और इस वजह से एबनॉर्मल हाइट बढ़ जाती है। तो किसी की भी अगर एबनॉर्मल हाइट बढ़ती हुई नजर आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो ओवर ग्रोथ कर रहा है, और ये कंडीशन कहलाती है जायगेंटिज्म, ठीक है। और इफेक्ट इसका क्या होता है, बहुत ही लंबी बॉडी हमें नजर आ जाती है, और
हाथ पैर बहुत ही ज्यादा लंबे नजर आ जाते हैं। फेशियल हेयर, जब इंसान 13 साल के तो फेस पे बाल वाल आने लग जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी आने लग जाती है, किस वजह से होता है बेटा? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है ना। तो जिसके दाढ़ी बाल वाल नहीं आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कमी है या कोई प्रॉब्लम है। हर किसी का अपनी एक एज में हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है बेटा। चले आगे। बाकी बेटा ये अपना वो वाला क्वेश्चन आ गया, क्या कहते हैं, हेरिडिटी का, ठीक है ना। कहता है एक ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट है जिसको आपने जीजी करके दे रखा है, ठीक है ना। ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट है और इसको क्रॉस करा टोमेटो प्लांट जिसका पर्पल स्टेम है। तो वहां पर ग्रीन स्टेम था, यहाँ पर्पल स्टेम है, दोनों को यानी कि इसको रिसेसिव दिखा रखा है, इसको डोमिनेटिव दिखा रखा है। तो F1, अब ये तो बहुत आसान हो गया। F1 में क्या केस बनेगा, वो F1 का आपको पूरा कैरेक्टर करके दिखाना है, क्रॉस इस तरीके से, है ना। क्या करोगे, ऐसे लिखोगे ना, डबल जी क्रॉस में स्मॉल जी, है ना। तो फिर क्या होगा, जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो एक डोमिनेटिव या रिसेसिव, तो पूरा सारा जो है ग्रीन है, ग्रीन डोमिनेटिव है, तो ग्रीन स्टेम प्लांट ही बनेगा। लेकिन जब आप इसका F2 करके बनाओगे तो एक आपने एक तरफ कैपिटल जी स्मॉल जी लोगे और ये इसको आप क्या कहते थे, एक तरीके से इसको क्या कहते थे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। ये फिर याद है, फिर वो 9 केस, 9 नहीं, इसमें तो 4 ही बनेंगे ना, है ही 2 कैरेक्टर, तो इसमें 4 केस बन जाते थे, है ना। एक में तो दोनों डोमिनेटिव, एक में डोमिनेटिव स्मॉल, एक में डोमिनेटिव स्मॉल और एक दोनों में स्मॉल। तो फिर क्या, वैसे दो टाइप की फिनोटाइप रेशो क्या बनेगी, 3:1, और जीनोटाइप रेशो क्या बनती थी, 1:2:1। बिल्कुल सही, ये याद रखना भाई। विच प्लांट प्रोसेस डज दिस फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म टू मिनिमाइज टू एनहेंस सर्वाइवल इन ड्राई कंडीशन? पढ़ दो पहले ऊपर, फिर इसको। क्या कोई रेगिस्तान वाले प्लांट आ गए क्या यहाँ पे? बेटा वैसे ध्यान रखना, इसके आंसर इसी में से निकलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार, रीड कर लो आप, फिर आंसर देखो। ये वाले आंसर आप खुद से कर पाओगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, ठीक है। देखो हर प्लांट जो है वो सेम मैकेनिज्म नहीं फॉलो करते, मोस्टली फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, है ना, जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। बाकी कुछ प्लांट जैसे पाइनएप्पल, इनके पास काबिलियत है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल्स के अंदर ऑफ द लीफ सेल्स एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बन है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्लोरोप्लास्ट में और रिलीज करा जाता है CO2 जब रिक्वायर्ड है। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए स्पेशल फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म बिलीव किया जाता है टू बी इवॉल्व्ड एज एन एडेप्टेशन टू कंजर्व, पानी को बचाने के लिए, फॉर सर्वाइवल इन ड्राई कंडीशन। तो कौन सा ये जहां पर कम चांस रहता है सर्वाइव करने का, पानी के थोड़ा बचा के रखना हो, तो कौन सा प्लांट है, ऊपर पढ़ लिया अपन ने, कौन सा, पाइनएप्पल, खत्म आंसर। व्हेन आर सच प्लांट लाइकली टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट? अब हो सकता है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन इसमें से मिले, तो कह रहा है ऐसे प्लांट जो है ना वो लाइकली कब कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे एनवायरमेंट में से, ये बताओ। सही बोल रहे भाई, क्योंकि रात को टेम्परेचर कम होता है ना, थोड़ा गर्मियों में कम लगता है पौधों को, तो पौधा रात को पानी ले लेता है, ठीक है। चलो आगे बेटा, सी और डी कहता है, अब ये वाला हो सकता है बाहर से हो। एबिलिटी बताओ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने की एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइकली टू हेल्प मिनिमाइज द प्रोसेस रेफर्ड इन द क्वेश्चन ए, या फिर द लीव्स ऑफ द प्लांट वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल, तो कैसे फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट अफेक्ट होगी। मैं दोनों आंसर पढ़ देता हूँ, टाइम थोड़ा कम बचा है, ध्यान से सुनना भाई। क्या बताना है, सी और डी बताना है ना, ध्यान से सुनना। सी और डी का आंसर ही नहीं है, घर पे जाके देख लेना ठीक है, क्या एक्सप्लेन करूंगा। चलो अब एक बार देख लेना भाई इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ यार। अरे देखो ये जल्दी से बताओ, 3 टेक्निक बताओ जिससे ह्यूमन प्रेगनेंसी रुक सकती है। क्या होगा अगर, व्हाट विल हैपन इफ इन, अच्छा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए या फिर अगर एग्स फर्टिलाइज ना हो। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चा पैदा होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा।